हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल सोर्स पढ़ने। तो आज हम देखेंगे एंजाइम्स के बारे में कि एंजाइम्स क्या होता है। तो जो एंजाइम्स है उन्हें हम निम्न टॉपिक्स में देखेंगे। पहला इंट्रोडक्शन, सेकेंड इनके हिस्ट्री के बारे में, थर्ड एंजाइम्स का डेफिनेशन एंड जो इसका स्ट्रक्चर होता है वह कैसा होता है। उसके बाद है सोर्सेस ऑफ एंजाइम। तो जो एंजाइम होती है वह क्या है, आर्टिफिशियल है। तो इनके क्या क्या सोर्सेस हैं जिनसे जो एंजाइम्स वह प्राप्त किया जाता है, तो वो हम देखेंगे सोर्सेस ऑफ एंजाइम। उसके बाद नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ एंजाइम्स। तो जो एंजाइम्स हैं उनके क्या क्या टाइप्स हैं। नेक्स्ट है प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम। जो एंजाइम होता है उनका प्रोडक्शन कैसे किया जाता है। उसके बाद लास्ट हम देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ एंजाइम। जो एंजाइम है उनके क्या क्या एप्लीकेशन है और इनका कहाँ कहाँ पर यूज़ होता है। तो यह सब हम डिटेल में इस लेक्चर में देखेंगे। तो सब फर्स्ट हम देखते हैं इंट्रोडक्शन। जो एंजाइम्स होता है वह क्या होता है। तो अगर हम देखें कि एंजाइम्स का सिंपली अगर हम अर्थ देखें तो क्या होता है, एंजाइम्स AB यानी क्या हो गया, एंटीबॉडी, और जाइम्स क्या हो जाएगा, एंजाइम्स, फ्रॉम एंटीबॉडी एंड एंजाइम्स। तो एक एंजाइम की तरह बिहेव करने वाला एंटीबॉडी ही क्या कहलाता है, एंजाइम्स कहलाता है। तो इसमें हम देखते हैं कि एंटीबॉडी क्या होता है और एंजाइम क्या होता है। तो एंटीबॉडी क्या होता है, जब कोई भी पैथोजन या जो एंटीजन होता है वह क्या करेगा, हमारी बॉडी में इंटर करता है, एंटीजन या पैथोजन। तो जब यह इंटर करता है तो उससे क्या होता है कि जो हमारी बॉडी के जो इम्यून सिस्टम द्वारा क्या होती है, एंटीबॉडी बनाने को क्या करेगी, स्टिमुलेट करेगी, और क्या बनता है, एंटीबॉडी बनता है, जिसे हम क्या कहते हैं, इम्यूनोग्लोब्यूलिन भी कहते हैं, इम्यूनोग्लोब्यूलिन भी कहते हैं। तो जो एंटीबॉडी क्या करता है, यह जो कंप्लीमेंट सिस्टम होती है, फेगोसाइटोसिस और जो अन्य जो प्रोसेस होंगी उन्हें एक्टिवेट करेगा और जो भी एंटीजेंस होती हैं उनसे जाकर बाइंड कर जाता है। और उसके बाद क्या करेगा, जो एंटीजन होगी और या जो पैथोजन होगी उसे एलिमिनेट कर देगा या उन्हें इनएक्टिव कर देता है, जिससे यह अपना प्रभाव नहीं डालते हैं। तो यह क्या होते हैं, एंटीबॉडीज़ होगी। उसके बाद हम आगे देखते हैं एंजाइम। तो एंजाइम क्या होता है, एंजाइम आप सभी जानते ही हैं कि किसी भी रिएक्शंस को उत्प्रेरित करने के लिए क्या यूज़ होता है, एंजाइम होता है। यानी ये क्या होता है, एक कैटालिस्ट होता है जो क्या करेगा, किसी भी रिएक्शन को तेज़ी से करता है। इसमें अगर हम देखते हैं कि कोई भी रिएक्शन जो हो रही है तो एंजाइम क्या करता है कि उसके जो ट्रांजिशन स्टेट होंगी उसे स्टेबलाइज कर देगा और जो उसकी एक्टिवेशन एनर्जी होती है उसे डिक्रीज़ कर देता है, और जो भी प्रोसेस धीमी हो रही है उसे जल्दी करेगा और सबस्ट्रेट से फिर क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट आसानी से बन जाएगा। तो एंजाइम क्या करता है, एक उत्प्रेरक का कार्य करता है, और जो एंटीबॉडीज़ होती हैं या क्या करती हैं, जो भी एंटीजन होंगी या जो भी पैथोजन होती हैं उन्हें एलिमिनेट या इनएक्टिव करती हैं, जिससे वह अपना प्रभाव नहीं डालते हैं। अगर एंजाइम में हम देखेंगे तो कोई भी जो ये रिएक्शंस हो रही है तो इसमें है एक्टिवेशन एनर्जी विथआउट एंजाइम। तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है, किसी भी जो रिएक्शन है उन्हें शुरू करने के लिए जो आवश्यक न्यूनतम जो ऊर्जा होती है उसे हम क्या कहते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। तो एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा लगेगा कि जब एंजाइम नहीं होता है, लेकिन जब एंजाइम होता है तो यह क्या करता है, एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज़ कर देगा और जो भी प्रोसेस होगी वह क्या हो जाएगी, जल्दी हो जाएगी, और उसके बाद जो सबस्ट्रेट होती हैं उससे क्या बन जाता है, प्रोडक्ट बन जाता है। तो जो एंजाइम्स होती हैं वह कैसे बनता है, उसमें हम देखेंगे कि जो एंटीबॉडीज़ होती हैं और जो एंजाइम्स होती हैं यह क्या करते हैं, किसी भी जो ग्रेट स्पेसिफिसिटी और जो हाई एफिनिटी वाले जो भी कंपाउंड्स होती हैं उनके साथ बाइंड करने की एबिलिटी शेयर करते हैं। यानी अगर हम देखें ग्रेट स्पेसिफिसिटी और हाई एफिनिटी, हाई
एफिनिटी। तो जो हाई एफिनिटी वाले जो भी कंपाउंड्स होती हैं उनके साथ जो एंटीबॉडी होंगी और जो एंजाइम होंगी वह क्या करती हैं, आसानी से बाइंड कर जाती हैं। तो एफिनिटी माने क्या होगा कि किसी भी मॉलिक्यूल्स, एफिनिटी यानी क्या होता है, अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स, यानी जो मॉलिक्यूल्स होंगी वह क्या होंगी, आसानी से बाइंड कर जाएंगी बिटवीन मॉलिक्यूल्स। तो इनमें ये एबिलिटी होती है कि यह इनसे क्या कर सकते हैं, बाइंड कर सकते हैं। तो इन्हीं प्रॉपर्टी का उपयोग करके एक ऐसा एंटीबॉडी बनाया गया जो क्या करता है, एंजाइम्स की तरह बिहेव करता है। यानी इसमें दोनों के बिहेवियर को देखकर वैज्ञानिकों ने यह सोचा कि जो एंटीबॉडी होगी और जो एंजाइम होगी, इन दोनों के गुणों को यदि मिला दिया जाए तो एक ऐसा सब्सटेंसेस बनेगा जो क्या करेगा, जो एंटीबॉडी होगी उनके एनालॉग एंटीजन से जाकर बाइंड कर सकता है और जो एंजाइम की तरह एंटीजन को न्यूट्रलाइज कर सकता है, तो इस सब्सटेंसेस को क्या कहते हैं, एंजाइम्स, जो क्या करता है, एंटीबॉडी की तरह भी कार्य करता है और जो एंजाइम्स होंगी उनकी तरह भी कार्य करता है। तो सिंपली हम देखें कि एक एंजाइम्स की तरह व्यवहार करने वाला एंटीबॉडी ही क्या कहलाता है, एंजाइम्स कहलाता है। यह क्या करता है, आर्टिफिशियल कंस्ट्रक्ट है, यानी इसे आर्टिफिशियली बनाया जाता है। और एंजाइम्स के अन्य नाम में अगर हम देखें तो इन्हें क्या क्या कहते हैं, एक हो गया कैटमैब, फिर कैटालाइटिक, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, या इसे कहेंगे कैटालाइटिक एंटीबॉडी, या फिर इसे कैटैब भी कहते हैं, कैटैब। तो जो एंजाइम्स होती है उन्हें क्या कहते हैं, कैटमैब, कैटालाइटिक मोनोक्लोनल एंटीबॉडी या कैटालाइटिक एंटीबॉडी या कैटैब भी कहते हैं। कैटालाइटिक में अगर हम देखें तो क्या होगा, एंजाइम्स की तरह, यानी यह किसी भी रिएक्शन को कैटालाइज करता है। मोनोक्लोनल एंटीबॉडी क्या है, एंटीबॉडी क्या होता है कि हमारी बॉडी में जो इम्यून सिस्टम द्वारा एक जो एंटीजन होती है उनसे क्या करने के लिए, उन्हें एलिमिनेट करने के लिए एक प्रोटीन बनता है जिसे हम क्या कहते हैं, एंटीबॉडी कहते हैं। लेकिन जब इसे किसी सिंगल पेरेंट सेल के क्लोन से प्राप्त किया जाता है तब इसे क्या कहते हैं, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। सिंगल पेरेंट सेल के क्लोन से जब यह प्राप्त किया जाएगा तो यह क्या कहलाता है, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। तो इसे और क्या कहते हैं, कैटालिटिक मोनोक्लोनल एंटीबॉडी या फिर कैटालिटिक एंटीबॉडी, या इसे कैटैब भी कहते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं हिस्ट्री के बारे में, जो एंजाइम्स हैं उनका हिस्ट्री क्या है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसकी जो भी एंजाइम्स के बारे में जो भी बातें थी वह क्या थी, 1969 में विलियम पी चैंग्स थे, इनके द्वारा सुझाई गई थी। यानी किसी भी रिएक्शन में अगर हम देखें कि जो क्या हो रहा है, एंजाइम द्वारा उत्प्रेरित है, तो उसकी जो ट्रांजिशन स्टेट होती है, ट्रांजिशन स्टेट, तो जो ट्रांजिशन स्टेट से जो भी एंटीबॉडी क्या करेंगे, बाइंड करेंगे और एंटीबॉडी क्या करेंगी, एक कैटलिस्ट की तरह इस रिएक्शन को क्या करेंगे, उत्प्रेरित करेंगे। तो यह संभावना सबसे पहले किसने दिया था, जो विलियम पी चैंग्स थे, इन्होंने 1969 में बताया था, जिसमें इस तरह की बातें रखी गई थी कि क्या होता है कि जो भी एक एंटीबॉडी होगा वह क्या करेगा, एंजाइम्स की तरह कार्य कर सकता है। उसके बाद हम देखें कि 1986 में क्या किया गया, सबसे पहले जो मोनोक्लोनल कैटालिटिक एंटीबॉडी प्राप्त किया गया, जिससे क्या है, जो क्या है, एंजाइम्स है, कैटालाइटिक
एंटीबॉडी, जिसे हम क्या कहते हैं, कैटालिटिक एंटीबॉडी भी कहते हैं, कैटमैप या कैटैप भी कहते हैं। सबसे पहले कब प्राप्त किया गया था, 1986 में किया गया था। इसके बाद हम देखते हैं इसके डेफिनेशन के बारे में। नेक्स्ट है डेफिनेशन। तो इसका डेफिनेशन क्या होगा कि ऐसा एक ऐसा एंटीबॉडी जो क्या करता है, एंजाइम्स की तरह बिहेव करता है, उसे हम क्या कहते हैं, एंजाइम्स कहते हैं। एंजाइम्स फ्रॉम एंटीबॉडी एंड एंजाइम। तो इसमें देखेंगे कि कैटालिटिक एक्टिविटी वाला एंटीबॉडी ही क्या कहलाता है, एंजाइम्स कहलाता है। कैटालिटिक एक्टिविटी, जो कैटालिटिक एक्टिविटी शो करता है और जो क्या है, एंटीबॉडी है। तो जो कैटालिटिक एक्टिविटी वाला एंटीबॉडी ही क्या कहलाता है, एंजाइम्स कहलाता है। तो यह इसका क्या हो गया, डेफिनेशन हो गया। इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं इनके स्ट्रक्चर के बारे में। स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम्स, स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम। तो जो स्ट्रक्चर जो एंजाइम होता है वो उसका स्ट्रक्चर क्या है, वाई शेप होता है, यानी इस तरीके से वाई शेप्ड मॉलिक्यूल्स होता है। जैसे दिखने में ही ये लग रहा है क्या है, वाई शेप का है। इसमें हम देखते हैं कि दो समान क्या होते हैं, हेटेरोडाइमर होते हैं, जो क्या करते हैं, एक दूसरे से डाइसल्फाइड बॉन्ड द्वारा जुड़े हुए होते हैं। डाइसल्फाइड बॉन्ड, तो ये क्या होते हैं, डाइसल्फाइड बॉन्ड द्वारा जुड़े होंगे। तो इसमें देखेंगे दो हेटेरोडाइमर है और प्रत्येक जो हेटेरोडाइमर होता है उसमें क्या होता है, एक शॉर्ट पेप्टाइड होता है और एक लॉन्ग पेप्टाइड होता है। तो जो शॉर्ट पेप्टाइड होता है उसे क्या कहते हैं, लाइट चेन कहते हैं, लाइट चेन। और जो लॉन्ग पेप्टाइड होता है, यह क्या है, लॉन्ग पेप्टाइड है, इसे क्या कहते हैं, हैवी चेन, हैवी चेन। तो इस तरीके से इसमें एक लाइट चेन हो गया और एक हैवी चेन हो गया। तो दोनों को मिलाकर दो लाइट चेन होंगे और क्या होंगे, दो हैवी चेन होंगे। यह भी क्या होते हैं, आपस में डाइसल्फाइड बॉन्ड द्वारा क्या होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि जो एंजाइम्स होता है उनका स्ट्रक्चर वाई शेप में होता है। तो इनमें क्या होंगे, दोनों तरफ क्या होती हैं, एंटीजन बाइंडिंग साइट होती है, जिसके थ्रू क्या होते हैं, एंटीजन इनमें बाइंड करते हैं। और इसमें देखेंगे कि एक क्या है, एंटीबॉडी डोमेन होता है, एंटीबॉडी डोमेन, और एक क्या होता है, एंजाइम डोमेन, एंजाइम डोमेन। तो यह क्या है, एक प्रकार का जो भी एंटीबॉडीज़ है जो क्या कर रहा है, एंजाइम के लाइक बिहेव करता है। तो इस तरीके से एंजाइम का स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। आगे नेक्स्ट हम देखते हैं सोर्सेस ऑफ एंजाइम। तो हम देखते हैं कि जो एंजाइम होता है वह क्या है, आर्टिफिशियल कंस्ट्रक्ट है, यानी आर्टिफिशियली यह बनाया जाता है, कंस्ट्रक्ट। तो इसके लिए क्या क्या सोर्स हो सकते हैं जिससे क्या होगा, एंजाइम का निर्माण किया जा सकता है। तो इसमें हम देखते हैं कि जो ह्यूमन सीरम होती है और जो एनिमल सीरम होती है, ह्यूमन एंड एनिमल सीरम। तो जो ह्यूमन और एनिमल सीरम है इसका यूज़ करके जो एंजाइम से वह प्राप्त किया जाता है। अब हम देखेंगे कि ह्यूमन सीरम क्या होता है। ह्यूमन सीरम को अगर हम देखें कि जो ब्लड होती है उनमें जो फाइब्रिनोजेन होते हैं, फाइब्रिनोजेन, और जो अदर क्लॉटिंग फैक्टर्स को रिमूव करने के बाद जो ब्लड का फ्लूइड पोर्शन होता है वह क्या होगा, वह क्या कहलाता है, सीरम कहलाता है। ब्लड का फ्लूइड पोर्शन
वह क्या कहलाता है, सीरम कहलाता है। और इस सीरम का यूज़ सेल कल्चर, जो ड्रग टेस्टिंग और अदर जो रिसर्च के लिए भी, यानी जो रिसर्च वर्क होती हैं उन सब के लिए इस सीरम का यूज़ किया जाता है, जिनमें क्या होती हैं, जो वाइट ब्लड सेल्स होती हैं, प्लेटलेट्स होती हैं और जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं क्या होती हैं, सब अब्सेंट होती हैं। तो इस तरीके से सीरम का यूज़ करके जो एंजाइम्स वह क्या कहते हैं, प्राप्त किया जाता है। तो यह क्या हो गया, सोर्सेस ऑफ एंजाइम। इसमें हम देखते हैं कि यह क्या होता है, एंटीबॉडीज़ के थ्रू ही क्या होता है, एंजाइम्स क्या होता है, बनाया जाता है। तो इसमें जो एंटीबॉडीज़ होती हैं वह कितने टाइप की होती हैं, 5 टाइप की। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं जो एंटीबॉडीज़ होती हैं उनके कितने प्रकार हैं। पहला हो गया IgM, जहाँ IG जो एंटीबॉडी होगी उसे हम क्या कहते हैं, इम्यूनोग्लोब्यूलिन भी कहते हैं, इम्यूनोग्लोब्यूलिन। तो ये IG का मतलब क्या हो गया, इम्यूनोग्लोब्यूलिन, और इसके अलग अलग टाइप्स हैं। सेकंड क्या होता है, IgA। थर्ड है IgD। फोर्थ होता है IgG एंड 5 है IgE। तो इस तरीके से जो एंटीबॉडीज़ होती हैं उनके क्या है, 5 टाइप्स हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि जो IgG होता है यह क्या होता है, सबसे स्मॉल होता है और सबसे कॉमन टाइप का क्या है, एंटीबॉडी है। यानी जब सबसे कॉमन एंटीबॉडी है जिसे इम्यूनोग्लोब्यूलिन कहते हैं, IgG। और यह जो IgG होता है वह क्या करता है, जो भी वायरल इन्फेक्शंस होती हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शंस होती हैं, उससे लड़ने में क्या करता है, हेल्प करता है। तो जो IgG होती है इनका यूज़ ही कैटालिटिक जो एंटीबॉडी होती है उनके निर्माण में किया जाता है। तो यह क्या हो गया, एंजाइम का सोर्स हो गया। यानी इस एंटीबॉडी के द्वारा ही जो कैटालिटिक एंटीबॉडी है, यानी एक ऐसा एंटीबॉडी बनाया जाता है जो इसकी एक्टिविटी कैसी होगी, कैटालिटिक होगी। तो इसके थ्रू ही क्या कहता है, बनाया जाता है कैटालिटिक एंटीबॉडी। तो इसे क्या बोलते हैं, यानी जो एंटीबॉडी होगी इसका ही इसमें यूज़ करेंगे। तो यह क्या हो गया, सोर्सेस ऑफ एंजाइम। इसके आगे है टाइप्स ऑफ एंजाइम्स। तो जो एंजाइम्स हैं उनके मेनली 2 टाइप्स हैं। फर्स्ट हो गया प्रोटोएंजाइम्स और सेकेंड है DNA एंजाइम्स। तो पहले हम देखते हैं क्या होगा, प्रोटोएंजाइम्स। तो ये क्या होते हैं, प्रोटियोलिटिक एक्टिविटी वाले एंजाइम्स हैं, प्रोटियोलाइटिक एक्टिविटी। तो ये प्रोटियोलिटिक एक्टिविटी, यानी प्रोटियोलिटिक एक्टिविटी वह होती है जिसमें जो प्रोटीन्स होता है वह क्या होगा, टूटेगा। यानी जो प्रोटीन्स है वह अमीनो एसिड में टूट जाता है। तो ये वह जो प्रोटियोलिटिक एक्टिविटी वाले एंजाइम्स होते हैं वह क्या कहलाते हैं, प्रोटोएंजाइम्स कहलाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं DNA एंजाइम्स। तो जो DNA हाइड्रोलाइजिंग एक्टिविटी वाले एंजाइम क्या कहलाएंगे, DNA एंजाइम्स कहलाते हैं, DNA हाइड्रोलाइजिंग एक्टिविटी। इसमें हम देखते हैं कि जो DNA एंजाइम्स होता है तो इसका जो पैथोजेनिक रोल होता है वह क्या है, क्लियर नहीं है। लेकिन जो पैथोजेनिक रोल है वह क्लियर नहीं है, लेकिन यह क्या कहते हैं कि जो एपोप्टोसिस की प्रोसेस होती है, एपोप्टोसिस यानी जो सेल डेथ की प्रोसेस होती है, उनमें एक पावरफुल रेगुलेटर के रूप में काम करते हैं। इसमें हम देखते हैं कि जो एंजाइम्स होती है वह क्या हो गया, जो प्रोटीन्स हो गई, पॉलीसैकेराइड्स होती हैं, जो RNA होती हैं, DNA, इन सबको हाइड्रोलाइज करने में क्या होती है, सक्षम होती है। यानी अब यह क्या एंजाइम्स क्या है, एंजाइम की तरह कार्य कर रहा है। तो इन सबको आसानी से हाइड्रोलाइज करने में की एबिलिटी होती है। तो इस तरीके से इनका क्या है, टाइप्स है। हम देखते हैं प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम्स। जो एंजाइम्स होता है उनका प्रोडक्शन कैसे होता है, यानी एंजाइम्स कैसे प्राप्त किए जाते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कोई भी सेल जिनमें एक प्रोसेस चल रही है, जो प्रोसेस किसके थ्रू, उसे कौन कैटालाइज कर रहा है, यानी एंजाइम। तो सबसे पहले हम देखेंगे यह एंजाइम है, उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से है।
और यह क्या है, सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट है, जिनमें क्या होता है, कोई भी सबस्ट्रेट आके इस तरीके से बाइंड करता है। उसके बाद क्या होती हैं, यह सबस्ट्रेट इनमें आकर बाइंड कर जाएगा तो यह एक क्या बना लेगी, कॉम्प्लेक्स बना लेगी, जिसे एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स कहते हैं। ये सबस्ट्रेट हो गया, ये एंजाइम हो गया। और जो यह स्टेट क्या कहलाता है, यह ट्रांजिशन स्टेट कहलाता है। ट्रांजिशन TION ट्रांजिशन स्टेट कहलाता है। और इसके बाद फिर क्या बनता है, प्रोडक्ट बनता है, और जो एंजाइम्स होता है वह क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। क्या हो गया, प्रोडक्ट बन गया। तो इसमें हम देखते हैं एंजाइम की प्रोसेस तो आप सभी जानते ही हैं कि एक सिंपल प्रोसेस है, जिनमें एंजाइम क्या होगा, सबस्ट्रेट से बाइंड होगा और उसे फिर प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देता है और फिर खुद क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। इसमें अगर हम देखें कि यदि एंजाइम में यदि किसी तरीके से इनमें म्यूटेशन आ गया और यह क्या करेगा, ठीक से काम नहीं करेगा, तो क्या होगा, प्रोडक्ट का निर्माण नहीं हो पाएगा। तो इसमें क्या करते हैं कि जो भी सेल होती है इनमें बाहरी से कोई भी एंटीजन क्या कराया जाएगा, इंजेक्ट कराया जाएगा। जैसे कोई भी ऑर्गेनिज्म है उनमें कोई एक एंटीजन क्या कराया जाएगा, इंजेक्ट कराया जाएगा, जो किसके एनालॉग होता है, जो ट्रांजिशन स्टेट होती है उसके एनालॉग होता है, जिसे हम क्या कहेंगे, ट्रांजिशन स्टेट एनालॉग। यह क्या करते हैं, यह बाहर से किसी भी ऑर्गेनिज्म में क्या कराया जाता है, इंजेक्ट कराया जाता है। तो यह एंटीजन कुछ भी हो सकता है, जैसे बैक्टीरिया, वायरस हो गए, या अदर जो भी जो केमिकल्स होंगी वह क्या होंगी, एंटीजन होंगी। और इसे हम क्या कहते हैं, हैप्टेंस भी कहते हैं। और इसमें अगर हम देखें कि यह जो प्रोसेस होती है तो इनमें जो ट्रांजिशन स्टेट होता है वह क्या होता है, स्टेबल नहीं होता है। लेकिन जो भी ट्रांजिशन स्टेट एनालॉग इनमें इंजेक्ट कराया जाता है बाहर से, तो वह क्या होता है, स्टेबल होता है। और जब यह किसी भी ऑर्गेनिज्म में, जैसे क्या हो गया, जो भी माइस है उनमें इंजेक्ट कराया गया, तो यह ऑर्गेनिज्म में जाएगा। तो जब एंटीजन प्रवेश करता है तो उससे क्या बनते हैं, एंटीबॉडी बनना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो एंटीजन के प्रवेश करते ही इसके लिए क्या बनते हैं, इनमें एंटीबॉडी बनते हैं। और जो एंटीबॉडी बनते हैं तो इनका जो स्ट्रक्चर होता है वह किसके समान होता है, इस रिएक्शन के ट्रांजिशन स्टेट के समान होता है। यानी इसका स्ट्रक्चर और इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाता है, सेम हो जाता है। लेकिन यह क्या होती है, इसकी कॉपी होती है, यानी स्ट्रक्चर सेम होती हैं, लेकिन इससे क्या होती हैं, अधिक स्टेबल होती है। तो इसमें हम देखते हैं कि ये क्या होगी, एंटीबॉडी बन गई। तो जो एंटीबॉडी होती है वह क्या करेगा कि इस जो एंजाइम है उसकी जगह जाके यहाँ पे रिएक्शन कर सकता है, और जो रिएक्शन है उसे कैटेलाइज कर सकता है। तो इसमें हम देखते हैं कि यह क्या करता है, एंटीबॉडी एक एंजाइम की तरह बिहेव किया और जो भी रिएक्शन थी उसे कैटेलाइज कर सकता है। तो इस तरीके से जो एंजाइम्स है उनका फॉर्मेशन किया जाता है, जो किसके समान होता है, ट्रांजिशन स्टेट एनालॉग के समान होता है। तो इसमें हम देखते हैं कि यदि इनमें किसी तरीके का म्यूटेशन हो गया तो प्रोडक्ट नहीं बन पाएगा, तो इनमें अनेक प्रकार की डिसीज़ हो सकती हैं। लेकिन अगर इसे एंजाइम्स यानी एंजाइम ट्रांसफर जो ट्रांजिशन स्टेट एनालॉग इनमें इंजेक्ट कराया जाएगा किसी भी ऑर्गेनिज्म में, तो जिससे क्या बनेगा, एंजाइम बनेगा। और एंजाइम क्या करेगा, इस रिएक्शन को कैटेलाइज करने का काम करेगा, जिससे इसे क्या कर सकते हैं, ट्रीट कर सकते हैं। इससे आगे हम एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे तो यह अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जो एंजाइम्स का प्रोडक्शन है तो उसे हम एक एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे, जो किसमें किया गया था, जो माइस थी उनमें यह किया गया था। तो सबसे पहले हम देखते हैं एक प्रोसेस है जिसे हम क्या कहते हैं, एस्टर हाइड्रोलिसिस। एस्टर हाइड्रोलाइसिस। तो जो एस्टर हाइड्रोलिसिस की जो प्रोसेस होती है तो इनमें क्या होगा, एक ट्रांजिशन स्टेट होगा। तो जो ट्रांजिशन स्टेट होती है उनके एनालॉग एक कॉम्प्लेक्स सिंथेसाइज किया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, हेप्टेन कैरियर कॉम्प्लेक्स। हेप्टेन कैरियर कॉम्प्लेक्स।
जो किसके एनालॉग होगा, जो हेस्टर हाइड्रोलिसिस की प्रोसेस है। तो इनमें जो ट्रांजिशन स्टेट है उनके स्ट्रक्चर के समान ही एक हेप्टेन कैरियर कॉम्प्लेक्स क्या होगा, यानी सिंथेसाइज किया जाएगा। इसे हम क्या कहेंगे, ट्रांजिशन स्टेट एनालॉग कहते हैं, जो अधिक क्या होता है, स्टेबल होता है। ठीक है, तो यह क्या हो गया, एक एंटीजन हो गया, यह क्या हो गया, बाहर इसको सिंथेसाइज किया गया है अलग से। उसके बाद क्या करते हैं कि जो एंटीजन होगी उसे माइस में क्या कराया जाएगा, इस तरीके से इंजेक्ट कराया जाएगा। अब इंजेक्ट कराने के बाद क्या होगी, इस एंटीजन के खिलाफ क्या बनेंगी, इनमें एंटीबॉडीज़ बनती हैं। तो जो माइस होगा उनमें, उनके सेल्स में क्या बनेंगी, एंटीबॉडी प्रोड्यूसिंग प्लाज्मा सेल्स, जो क्या करती हैं, जो माइलोमा सेल्स होती हैं उनके साथ इस तरीके से फ्यूज़ हो जाती हैं और यह फ्यूज़ होने के बाद हाइब्रिडोमा सेल्स बनाती हैं। यह इनमें एंटीबॉडीज़ बनी और यह माइलोमा सेल्स के साथ क्या होगी, फ्यूज़ हो गई और यह फ्यूज़ होने के बाद हाइब्रिडोमा सेल्स बनाती है। अब ये हाइब्रिडोमा जो सेल्स होती है वह क्या करती हैं, एंटी हेप्टेन मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ बनाती है, यानी जो एंटीजन्स थे उनके लिए एक एंटीबॉडी बनाती है जिसे हम क्या कहते हैं, एंटी हेप्टेन मोनोक्लोनल एंटीबॉडी कहते हैं। तो यह क्या हो गया, एक एंजाइम्स हो गया। अब यह जो एंजाइम है, यानी जो भी एंटीबॉडी बना है वह क्या करता है, एक एंजाइम की तरह बिहेव करता है, तो इसे हम क्या कहते हैं, एंजाइम्स कहते हैं। तो हम देखते हैं कि जो एंटी हेप्टेन मोनोक्लोनल जो एंजाइम्स बना हुआ है, यह क्या करता है, जो एस्टर सबस्ट्रेट है, यानी जो एस्टर सबस्ट्रेट होगी उनके साथ इन्हें इंक्यूबेट किया जाएगा। तो यह फिर क्या करती हैं, जो एस्टर हाइड्रोलिसिस की प्रोसेस होती है वह कराती हैं और इनमें क्या करेंगी, एक एंजाइम की तरह बिहेव करती हैं। तो यह क्या कहलाता है, एंजाइम्स कहलाता है, जो क्या है, एक बेसिकली एक क्या है, एंटीबॉडी है, लेकिन यह क्या कर रहा है, यहाँ पे एस्टर हाइड्रोलिसिस की प्रोसेस में क्या कर रहा है, एंजाइम की तरह बिहेव करता है। तो इस तरीके से जो एंजाइम्स होती हैं उनका क्या किया जाता है, प्रोडक्शन किया जाता है। तो इसमें हम देखते हैं कि जो भी एंटीबॉडी होती है उसकी हाई एफिनिटी और स्पेसिफिसिटी के कारण इसका जो एंजाइम के साथ कॉम्बिनेशन होता है वह क्या होता है, परफेक्ट कॉम्बिनेशन होता है, जिससे एक एंटीबॉडी क्या कर रहा है, एंजाइम की तरह बिहेव करता है और यह जो भी एस्टर हाइड्रोलिसिस की प्रोसेस होती है उन्हें कैटलिस्ट करने का काम करता है। तो इसमें हम देखते हैं कि जो भी एंजाइम्स बनते हैं वह क्या होती है, स्पेसिफिक होते हैं, यानी किसी एक पर्टिकुलर प्रोसेस के लिए उसी के एनालॉग ही इनमें क्या बनेंगे, एंजाइम्स बनते हैं, जो केवल किसी एक प्रोसेस को ही क्या करेंगे, कैटलिस्ट करेंगे। जैसे अगर हम देखते हैं कि जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होगा वह क्या करता है, डीएनए को किसी पर्टिकुलर साइट पर ही इस तरीके से कट करने का काम करता है। तो उसी तरीके से जो एंजाइम्स होते हैं वह किसी स्पेसिफिक प्रोसेस को ही क्या करते हैं, कैटलिस्ट करते हैं। इसका प्रोडक्शन है उसे शॉर्ट में हम देखेंगे तो कुछ इस तरीके से है, जैसे ये क्या हो गया, सबस्ट्रेट हो गया जिसके साथ क्या बाइंड होता है, एंजाइम, और यह उसकी क्या स्टेट है, ट्रांजिशन स्टेट, यानी जो सबस्ट्रेट के साथ एंजाइम बाइंड होता है तो एक स्टेट क्या कहलाती है, ट्रांजिशन स्टेट कहलाती है। अब जो ट्रांजिशन स्टेट है उसके एनालॉग एक क्या कहते हैं, एंटीजन, यानी जो सिंथेसाइज किया जाता है जिसे हेप्टेन कहते हैं, या क्या किया गया, माइस में इंजेक्ट कराया जाता है। तो माइस में इंजेक्ट कराने के बाद यह क्या बनाती हैं, एंटीबॉडीज़ बनाती हैं, जो किसके कम्प्लीमेंट्री हैं, जो ट्रांजिशन स्टेट है उसके कम्प्लीमेंट्री होती है। और यह जो एंटीबॉडी बनता है वह क्या करेगा, इस यहाँ पे एंजाइम के जगह पे यह एंटीबॉडी जो बना हुआ है इसमें वह क्या करेगा, एंजाइम के जगह पे जाकर यहाँ पे रिएक्शन कर सकता है और रिएक्शन करने के बाद क्या बनाता है, प्रोडक्ट बना सकता है। तो इस तरीके से जो एंटीबॉडी बना वह क्या कर रहा है, एंजाइम के लाइक बिहेव कर रहा है। नेक्स्ट हम देखते हैं एप्लीकेशंस ऑफ एंजाइम्स। तो एंजाइम्स के क्या क्या एप्लीकेशन हैं। तो सबसे पहले सिंथेसिस ऑफ सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, यानी जो सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं उनके सिंथेसिस में। सेकेंड है ड्रग डेवलपमेंट, जैसे
कैंसर के ट्रीटमेंट में इसका यूज़ किया जा सकता है, जो एलर्जी होती है उनके ट्रीटमेंट में, और जो वायरल एंड बैक्टीरियल इन्फेक्शंस होती है उनके ट्रीटमेंट में जो एंजाइम्स होती हैं उनका यूज़ किया जाता है। तो जो एंजाइम्स है उन्हें आर्टिफिशियली रूप से बनाया जाता है और यह जो विभिन्न प्रकार के डिसीज़ होती हैं उनको ट्रीट इसके थ्रू किया जा सकता है या उनके ट्रीटमेंट में क्या करती हैं, हेल्प करती हैं। इसमें एग्जाम्पल हम देखते हैं HIV। तो यह क्या करता है, जो एंजाइम्स होता है वह HIV से किसी भी सेल को इन्फेक्ट होने से बचाता है। तो इसमें हम देखते हैं कि यह क्या है, HIV है, यह क्या है, एंजाइम्स है, और ये क्या है, सेल्स है, टारगेट सेल्स हैं जिनमें यह क्या करेगा, जाके इन्फेक्ट करेगा एंजाइम्स। तो अब एक ऐसा एंजाइम डेवलप किया गया है जो क्या करता है कि जो HIV होती है उनके जो प्रोटीन्स क्या है, GP120, और यह प्रोटीन्स को क्या कर देता है, हाइड्रोलाइज कर देता है, और इसका बाइंडिंग साइट क्या होती है, CD4। यानी जो टारगेट सेल्स होती है उनकी बाइंडिंग साइट CD4 से जाकर जो HIV होता है वह क्या करता है, बाइंड करता है और उन्हें इन्फेक्ट करता है। लेकिन इसमें एंजाइम्स क्या करता है कि यह जो HIV की GP120 जो प्रोटीन्स होती है उन्हें क्या कर देगा, हाइड्रोलाइज कर देगा, जिससे यहाँ आके इस सेल से जो भी टारगेट सेल्स होती है उनकी बाइंडिंग साइट से आके बाइंड नहीं कर सकती और जिससे यह सेल्स क्या होता है, इन्फेक्टेड नहीं होता है। तो इस तरीके से एंजाइम्स के थ्रू उन्हें इन्फेक्टेड होने से रोका जा सकता है। तो एंजाइम्स के यह एक एग्जाम्पल था। इसी तरीके से और भी विभिन्न डिसीज़ के ट्रीटमेंट के लिए जो एंजाइम्स होते हैं उनका यूज़ किया जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और आप टेलीग्राम और इंस्टाग्राम से भी जुड़ सकते हैं, और इसका जो नोट है उसका PDF का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।